गुड मॉर्निंग बच्चे। तो स्टार्ट करें हम लोग केंद्र राज्य संबंध, यानी कि सेंट्रल और राज्य के बीच में क्या, यानी कि स्टेट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में आज पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ये 22 नंबर चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है। संघवाद मतलब समझ रहे हो, एक एकजुटता को दिखाया जा रहा है। केंद्र राज्य संबंध क्या शो करता है? संघवाद को शो करता है कि नहीं। और ये कहाँ से लिया गया संघवाद, यानी केंद्र राज्य संबंध लिया गया कहाँ के संविधान से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध कैसा है? संघवाद को शो करता है, और ये लिया गया है कहाँ से? तो कनाडा के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। क्या लिखा? केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी यानी कि नियम कानून, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया। बिल्कुल किया गया है कि आप ये कंट्रोल कीजिए, हम ये कंट्रोल करेंगे, है कि नहीं। तो विधायी शक्ति, प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति का विभाजन किया गया। ठीक है, न्यायपालिका को इस विभाजन में नहीं रखा गया, यानी कि न्यायपालिका को ना ही उसको रखा गया किसमें, केंद्र की ओर रखा गया, ना ही राज्य की ओर रखा गया, दोनों तरफ रहता है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका दोनों में कॉमन रहेगा, याद रखना। न्यायपालिका को किसी भी भाग में नहीं रखा गया, ना ही विधायी शक्ति में, ना प्रशासनिक, ना वित्तीय शक्ति में रखा गया। ठीक है, न्यायपालिका सीधे अलग हो जाता है। ठीक है, इसको हम नहीं बांट सकते हैं केंद्र या राज्य के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो ये दिया गया है केंद्र और राज्य शक्तियों को बंटवारे के बारे में कहाँ लिखा गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में लिखा गया। कौन सी अनुसूची? तो 7वीं अनुसूची में लिखा है क्या? केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों को बंटवारे से संबंधित 3 सूची दिए गए हैं। कौन कौन सी सूची दिए गए हैं भाई? पहला दिया गया संघ सूची, यानी कि पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, सेंट्रल का पावर जो हो गया, यानी केंद्र सरकार की जो पावर होगी उसी को बोलेंगे संघ सूची। राज्य सूची जो क्या करेगा? सिर्फ राज्य काम करेगा। और समवर्ती सूची होगा जिसमें दोनों मिलकर काम करेगा। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बारी बारी से। संघ सूची में कौन कौन से जो चीज़ें जो शामिल किया गया? संघ सूची यानी कि सेंट्रल पावर, यानी कि इसमें कानून बनाने के राष्ट्रीय महत्व के लेकर कुछ रिलेटेड है। सेंट्रल का मतलब समझ गया, राष्ट्रीय महत्व से रिलेटेड है, यानी कि हमारे देश की रक्षा से है या कुछ भी है जो कि राष्ट्रीय महत्व से रिलेटेड है, तो उसके लिए जो कानून बनाएगा, कौन बनाएगा? वो केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद बनाएगा। संसद यानी कि कौन बनाएगा? राष्ट्रपति, क्या बोलते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसी को क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। तो संसद बनाएगी। कोई भी कानून अगर बनाना होगा जो कि राष्ट्रीय महत्व से रिलेटेड है तो किस में आएगा? संघ सूची के अंदर आएगा। और केंद्रीय विधायिका और संसद अर्थात उसी को बोलते हैं क्या? संसद, ये उससे रिलेटेड कानून बनाएगा। ठीक है, इसमें राज्य का कोई काम नहीं है। अब आता है इसमें कौन कौन से सूची लगभग कौन कौन से विषय आते हैं संघ सूची के अंदर? तो रक्षा आता है, रक्षा सेंट्रल में आता है, सोच लो। ये सारे जो पढ़े सेंट्रल का पावर है, ध्यान दीजिएगा। पहला है रक्षा, उसके बाद विदेशी मामले, युद्ध हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संधि, फिर है परमाणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार। डाक एवं तार समझो, डाक को जहाँ चिट्ठी पर भेजा जाता है। ठीक है, प्रसारण है, प्रसारण मतलब टीवी वगैरह जो हो गया, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन, रेल, वायु एवं जल परिवहन, ये सब किसके अंदर में आएगा? ये सब आएगा सेंट्रल पावर के अंदर में। यानी कि अगर कोई भी काम इससे रिलेटेड होता है समझो कि आप सेंट्रल ने करा रहा है। समझ गए? फिर से देख लेते हैं। रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, परमाणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन, ये सब किस में आएगा? संघ सूची के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं राष्ट्र सूची। राष्ट्र सूची में किसके पास पावर होगा? राज्य सूची जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं राष्ट्रीय महत्व को लेकर, राष्ट्रीय महत्व को लेकर नहीं, किसके लेकर? स्थानीय महत्व को लेकर। अगर संघ सूची रहेगा तो उसमें राष्ट्रीय महत्व को ढूंढेंगे, अगर राज्य सूची है तो किस लिए होगा? ये स्थानीय महत्व को के बारे से रिलेटेड होगा। ठीक है, और जो कानून बनाने का अधिकार है राज्य सूची में, वो कौन बनाएगा? एकमात्र अधिकार किसको दिया? राज्य विधानमंडल को दिया गया। जो राज्य विधानमंडल है वही कानून बनाएगा राज्य सूची से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना तो। ठीक है, कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। ठीक है, इसमें सेंट्रल कुछ हेर फेर नहीं कर सकता। लेकिन विशेष परिस्थितियों में क्या लिखा? संसद भी कानून बना सकती है। माना कि इमरजेंसी पड़ता है, जैसे कि युद्ध हो गया, कुछ भी अगर होता है, तो इमरजेंसी कंडीशन में कौन बना सकता है? हमारा जो हमारा संसद यानी कि जो सेंट्रल है, सेंट्रल पावर, वो कानून बना सकता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में, नॉर्मल कंडीशन में सारे पावर राज्य के पास ही होंगे। ठीक है, अब इससे जो रिलेटेड जो टॉपिक है देखो क्या क्या आता है राज्य सूची के अंदर। पहला आता है लोक सेवा, यानी कि लोगों की सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई, यानी खरीदना, बेचना और सिंचाई, ये सारे किस में आएंगे? राज्य सूची के अंदर आएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट पढ़ते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब क्या समझ रहे हो? इसमें दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी कि राज्य भी मिलकर काम करेगा और केंद्र भी मिलकर काम करेगा, यानी संघ सूची और राज्य सूची के मिक्सअप को क्या बोलेंगे? समवर्ती सूची मिलेंगे। इसमें क्या है? संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है। संसद ही बनाएगा और राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके विरोध में, अगर दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में हो जाते हैं, मतलब कोई बना रहा है जो समवर्ती से रिलेटेड कोई टॉपिक है, ठीक है, अब दोनों इस पर राजी नहीं हो रहे हैं, बोल रहा है कि ऐसा होना, संसद बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए और राज्य विधानमंडल बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो हो सकता है कि नहीं? ऐसा भी कंडीशन तो हो सकता है कि दोनों लड़ जाए एक टॉपिक को लेकर। तो इस कंडीशन में किसका बात माना जाएगा? संसद का या राज्य विधानमंडल का? सोचो आप। तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? संसद के पास है, तो संसद का बात माना जाएगा, ना कि राज्य विधानमंडल का। अगर कुछ विरोध भी उत्पन्न होता है तो समवर्ती सूची से रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक है तो उसमें संसद को विशेष माना जाएगा, जो संसद कानून बनाएगा उसको मान लिया जाएगा, अगर राज्य विधानमंडल से विरुद्ध है फिर भी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है, समवर्ती सूची में पावर संसद के पास चला जाता है, एक्स्ट्रा पावर, लेकिन दोनों मिलकर काम करें, जनरली दोनों मिलकर काम ही करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से अब बात आते हैं जो कि समवर्ती सूची में आते हैं? जैसे कि राष्ट्रीय जल मार्ग। राष्ट्रीय जल मार्ग में क्या होगा? इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करेंगे। परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजनाएं, ये सारे दोनों मिलकर बनाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा समवर्ती सूची। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ कि जो 42वां संशोधन था 1976 में जो किया गया था, लेकिन 1976 में किया गया था 42वां संशोधन, उसमें पहले क्या करा गया? पहले समवर्ती सूची इतनी सारी चीज़ नहीं थे, उसमें कुछ जोड़ा गया, जैसे कि वन को जोड़ा गया है, वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, बाट तथा माप यानी कि मेजरमेंट को जोड़ा गया, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? तो 42वें संशोधन में शामिल किया गया। पहले सारी चीज़ नहीं थे, अब ये हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट तथा माप, जानवर तथा पक्षियों का सुरक्षा 42वें संशोधन में जोड़ा गया समवर्ती सूची के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे तीनों सूची के बारे में था। अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है अभिष्ट विधायी शक्ति, यानी कि पावर क्या है भाई? तो इसमें लिखा अभिष्ट विधायी शक्ति किसके पास होगा? इसमें लिखा होगा कि जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया। अभिष्ट मतलब क्या हो गया? एक्सेप्शन। अभिष्ट मतलब जो अलग हो गया, एक्सेप्शन मान लो। अभिष्ट विधायी शक्ति मतलब क्या हो गया? जो कि ना, जिसको ना संघ सूची में रखा गया है, ना राज्य सूची में रखा गया, ना समवर्ती सूची में रखा गया। कोई ऐसा भी तो टॉपिक हो सकता है कि तीनों में नहीं हो, तो इसका कंट्रोल कौन करेगा? तो उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, यानी कि सेंट्रल को पावर है। अगर ऐसा कुछ विषय है जो कि तीनों में से नहीं आ रहा है, इस संघ सूची में भी शामिल नहीं किया गया है, राज्य सूची में भी नहीं और समवर्ती सूची में नहीं, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? सेंट्रल, यानी कि संसद करने वाला है, संसद उस पर कानून बनाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान देना आपको, इसी को बोलते हैं अभिष्ट विधायी शक्ति, स्पेशल पावर मान सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। अब संसद को शक्ति है कि नहीं राज्य से रिलेटेड कानून बनाने की? तो देखिए पढ़ते हैं, लिखा हुआ अनुच्छेद नंबर 249 में क्या बोल रहा है? 249 अनुच्छेद 249 बोल रहा है कि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद राज्य सूची में वर्णित विषयों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाता है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए होता है। अब देखो, राज्यसभा के जो उपस्थित लोग हैं, ठीक है, जितने भी सदस्य, अनुच्छेद 249 में बात लिखा गया है कि अगर राज्यसभा के अगर 2/3 बहुमत के लोग अगर बोल रहे हैं कि राज्य सूची का कोई विषय है, ठीक है, लेकिन वो राष्ट्रीय महत्व को मायने रखता है, यानी कोई ऐसा विषय जो कि राज्य सूची में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो राष्ट्रीय महत्व से रिलेटेड है, इस पर कानून बनना चाहिए। कौन बोल रहा है? जो उपस्थित सदस्य हैं। कितने सदस्य? तो 2/3 सदस्य अगर बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो संसद क्या करेगा? उस पर कानून बना देगा। सोच लो, वो राज्य सूची का विषय है फिर भी बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि उनको अधिकार मिल रहा है, क्योंकि वो 2/3 बहुमत उनको मिल रहा है। किसके द्वारा? तो राज्यसभा के उपस्थित सदस्यों के द्वारा। तो संसद क्या कर सकता है? कानून बना सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि जो कानून बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा। ये इसका डिमेरिट है। और कोई कानून बनता भी है तो क्या होगा? 1 साल के लिए वैलिड होगा। अगर संसद ने कोई कानून बना दिया, कोई राज्य सूची का विषय है और उस पर वो कानून बना रहा है संसद, जो कि बनाना नहीं चाहिए, है कि नहीं? राज्य सूची का विषय तो राज्य बनाएगी, लेकिन संसद कैसे बना रहा है? लेकिन संसद बना सकता है कैसे? अगर उसको 2/3 बहुमत मिल रहा है, इसलिए अगर बना भी रहा है तो कितने साल के लिए वैलिड होगा? 1 साल के वैलिड होगा। लेकिन इसमें भी देखो क्या पॉइंट है, 1 साल तो वैलिड हो गया। अब चाहें तो इसे बार बार आप पेश कर सकते हैं, मतलब बार बार कानून बनवा सकते हैं, ऐसा पावर दिया गया है। यानी कि देखो क्या है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इससे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
माना 1 साल के लिए वैलिड है, कोई कानून लाया, ठीक है, जैसे ही खत्म होने वाला फिर से संसद ने फिर से जो है राज्यसभा के लोग हैं सदस्य जो हैं फिर से वोटिंग कर दिए, फिर से बोलेंगे फिर से कानून आना चाहिए, तो फिर 1 साल बढ़ा सकते हैं। यानी कि जब चाहे जब आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, लेकिन वही कि हर 1 साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा, हर 1 साल आपको विधेयक पारित करना पड़ेगा। इसका डिमेरिट यही है बस, 1 साल के लिए वैलिड, लेकिन बार बार आप हर 1 साल ला के बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये था हमारा राष्ट्र सूची के विषय में। कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है, लेकिन बहुमत चाहिए, तो बिना बहुमत के नहीं। नेक्स्ट वन पढ़ते हैं। कुछ अनुच्छेद हो जो कि आपको पता होना चाहिए, जो केंद्र राज्य के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 247 247, इसमें बोल रहा है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का बंद करने की संसद को शक्ति है। यानी कि अगर न्यायालयों की संख्या को बढ़ाना है या स्थापना करना है तो किसके साथ पावर होगी? तो डायरेक्ट संसद को पावर होगा, राज्य को पावर कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्या होगा? संसद को पावर होगा। अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रीय मतलब जो भी है संसद की शक्ति, यानी संसद करने वाला। 247 सिर्फ इतना याद रखना है, न्यायालय का गठन सिर्फ और सिर्फ संसद। अब आते हैं 249 249, इसमें बोला है राष्ट्र हित में राष्ट्र से संबंधित किसी मामले में संसद कानून बनाने की शक्ति है। अभी पढ़ा आपने, पढ़ा कि नहीं? 249 कि अगर राष्ट्र हित से रिलेटेड राष्ट्र जी का कोई विषय है तो संसद उस पर कानून बना सकता है, लेकिन वैलिड कितने साल के लिए रहेगा? मात्र और मात्र 1 साल के लिए। नेक्स्ट अनुच्छेद बोले जिसका नाम है अनुच्छेद नंबर 250। इसमें क्या बोल रहा है? राष्ट्र जी के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति है। इमरजेंसी अगर पड़ता है तो कानून बनाए जा सकते हैं, जो राष्ट्र से रिलेटेड है उस पर भी कानून बना सकता है। कौन बनाएगा? हमारा संसद बनाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि इमरजेंसी रहेगा तो ही, ऐसे नहीं बना सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 252 क्या बोल रहा है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा अन्य किसी राज्य द्वारा इस अध्याय को अंगीकार करना। देखो क्या है, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए सहमत हो गया, यानी कि उनकी सहमति के पश्चात 2 या 2 से अधिक राज्य है, ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं, कुछ भी है, 2 या 2 से अधिक राज्य की सहमति से क्या करते हैं? संसद द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है, ठीक है, तो कानून बनाने की शक्ति तो संसद की बात ऑलरेडी है। अगर राज्य चाह रहा है या मेरे लिए कानून बना है तो संसद क्यों कानून नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, बना भी सकता है। और साथ में जो है तीसरा राज्य, अगर कोई दूसरा राज्य उसको देख के बोल रहा है कि हम जो बना है कानून उसको हम कॉपी करना चाहते हैं, तो कॉपी भी कर सकता है, इतना पावर है, सोच लो। अन्य राज्य द्वारा इस विधान को अंगीकार करना, इसका भी जिक्र किसमें है? 252 में ही। यानी कि हम दो अलग अलग राज्यों के लिए क्या कर रहे हैं? हम उसके सहमति से हम कोई कानून बनाए, ठीक है, कौन बनाया? संसद बनाया। अब तीसरा राज्य चाह रहा है कि जो कानून बना उसको हम भी फॉलो करना चाहते हैं, तो फॉलो कर सकता है, आज़ादी है, ठीक है। तो उसी का जिक्र किस में बोला है? अनुच्छेद नंबर 252 में बोला गया। अनुच्छेद 257 क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा। कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण होता है। कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसमें सीधे सीधे क्या होता है? सेंट्रल कंट्रोल करता है राज्य को बोले कि ये काम करो, ये काम करो, यानी कि एक्स्ट्रा पावर, सबसे ज़्यादा पावर किसका आ जाएगा? संघ का। लेकिन कुछ मामले ही ऐसे हैं, सब सारे मामले नहीं हैं। तो ये बोला 257 क्या बोला गया? कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण, यानी कि राज्य को कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ मामलों में। ये बोला गया कहाँ? अनुच्छेद नंबर 257 बोला गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 262, यानी कि 262। इसमें क्या बोला गया है? अंतर्राज्यीय नदियों, यानी कि 2 राज्यों के बीच की जो नदियाँ होती है उसे बोलते हैं अंतर्राज्यीय नदियाँ, अथवा नदी घाटी में पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णयन, यानी कि न्याय निर्णयन कौन करेगा? संसद करेगा हमारा। अगर 2 राज्य के बीच में अगर नदियों को लेकर बंटवारा चल रहा है या जो लड़ाई चल रहा है तो कौन कानून बनाया गया या निर्णय कौन देगा? तो हमारा जो है संसद देगा निर्णय। वो कहाँ बोला गया? 262 में बोला गया। अगर आप हाल फिलहाल में देखो तो लगभग 6 नदियों पे क्या विवाद चल रहा है। भारत के 6 नदियों के बीच में क्या हो रहा है? विवाद चल रहा है, जो कि बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरता है, इसलिए पानी को लेकर क्या है? विवाद है लगभग 6 नदियों में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 268। 268 क्या बोल रहा है? संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर मतलब टैक्स की बात हो रही है। संघ द्वारा आरोपित है, देखो संघ द्वारा मतलब क्या? सेंट्रल लगा रहा है टैक्स, राज्य सरकार नहीं लगा रहा है। सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार लगा रहा है टैक्स, लेकिन किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया जा रहा है। लगाएगा सेंट्रल, टैक्स लगा रहा है सेंट्रल, लेकिन उसको रख कौन रहा है? तो राज्य सरकार उसको रखेगा भी और उसका उपयोग भी करेगा। ये बोला गया कहाँ? 268 में बोला गया, ठीक है। संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर के बारे में लिखा गया अनुच्छेद नंबर 268 में लिखा गया। 268 में क्या लिखा गया? इसमें सेम टू सेम है, लेकिन इसमें देखो थोड़ा चेंजिंग है। संघ द्वारा आरोपित है, राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया गया सेवा कर को बोला गया। संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया गया सेवा कर, सॉरी,
संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया गया कर, ये सेम टू सेम है 68A और 68। संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया गया, संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया गया सेवा कर। यहाँ पे सेवा कर की बात की जा रही है। 68 में क्या है, सेवा कर, यानी कि सर्विस टैक्स जो लगता है। सर्विस टैक्स समझ, एजुकेशन हो गया, टेलीफोन वगैरह जो भी हो गया। सेवा कर मतलब वही हो गया जो जो थर्ड जो आता है ना, तृतीय विभाग जो पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, उसी को बोल रहा है सेवा कर, यानी कि सर्विस टैक्स के बारे में बोला गया। 68 में क्या है, सर्विस टैक्स के बारे में। 68A में, और 68 में सिंपल क्या लिखा हो, सिंपल कोई भी कर चलेगा, ठीक है। और 69 में क्या बोल रहा है, 69 में ध्यान दीजिएगा। 269 में क्या बोल रहा है, केंद्र द्वारा लगाया जाएंगे एवं संग्रहित भी किया जाएंगे, यानी कि वैसा कर लगाया जाएगा जो केंद्र से लगा, केंद्र तो लगा भी रहा है, साथ में उसको रख भी रहा है, किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर हैं। लेकिन क्या कर सकता है, वो राज्य को बांटेगा, जो कर टैक्स लगाया है वो अपने पास रखेगा, लेकिन अगर राज्य को ज़रूरत है तो वो देगा राज्य को पैसा, ठीक है। तो ये वाला केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर को बोलते हैं, का जिक्र कहाँ है, अनुच्छेद नंबर 269, यानी 269 में दिया गया, 269 में जिक्र है। देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, आप ध्यान दीजिएगा। एक और पढ़े तो उसके बाद देख लेते हैं। 270 में क्या हो रहा है, केंद्र एवं राज्यों के बीच में लगाया कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच में विवरण। इसमें दोनों लगाएगा कर, सेंट्रल भी लगाएगा और राज्य भी लगाएगा। और दोनों को जो, जैसे कि जीएसटी है, जीएसटी क्या लगता है कि सेंट्रल भी लगाता है, राज्य भी लगाता है जीएसटी, और दोनों के बीच में बंटवारा भी होता है, संघ तथा राज्यों के बीच में वितरण भी होता है कि नहीं। इसका तो मेन एग्जाम्पल जीएसटी है फिलहाल में 270, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको देखते हैं, थोड़ा सा आपको रिवीजन कर दे रहे हैं। कन्फ्यूजन जो है देखिए, 268 क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है क्या, संघ द्वारा तो लगाया जाएगा, यानी सेंट्रल लगाएगा, कर लगाएगा, लेकिन रखेगा कौन, राज्य रखेगा उस कर को और उसका उपयोग भी करेगा, ठीक है। ये कोई भी कर हो सकता है। और 268A में बोला गया सिर्फ सेवा कर के बारे में बोला गया, यानी कि सेंट्रल लगाएगा सेवा कर, राज्य उसको रखेगा अपने पास और उसका इस्तेमाल भी करेगा, जो कर जमा हुआ है, जो टैक्स जमा हुआ, ठीक है। और 259 में क्या बोला गया, 269 में क्या बोला गया, इसमें बोला है केंद्र द्वारा लगाया जाएगा, केंद्र तो लगाएगा, साथ में अपने पास रखेगा भी, संग्रहित भी करेगा, वो राज्य को नहीं देगा। केंद्र टैक्स लगाएगा भी और टैक्स अपने पास रखेगा भी, जमा भी करेगा, किंतु राज्य को जरूरत पड़ने पर क्या दिया जाएगा, किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर हैं। उसका जिक्र कहाँ है, 269 में इसका जिक्र है। 270 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है केंद्र और राज्य दोनों लगाएंगे और दोनों पैसे का बंटवारा करेंगे, यानी कि जो टैक्स लगाया जाएगा केंद्र के द्वारा भी लगाया जाएगा, राज्यों के द्वारा भी लगाया जाएगा, और केंद्र और राज्य दोनों के बीच में वितरण भी होगा। एग्जाम्पल याद रखना है जीएसटी, ठीक है। अब पढ़ते हैं 275 नंबर, आर्टिकल 275 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 275 बोल रहा है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलता है, संघ मतलब सेंट्रल से अनुदान, यानी कि सब्सिडी दिया जाता है। कुछ राज्यों को, सभी राज्यों को नहीं दिया जाता, कुछ राज्यों को ही दिया जाता है। कुछ राज्यों को क्या देते हैं, संघ से अनुदान दिए जाते हैं। अगर सेंट्रल को लगता है कि इस राज्य को पैसे की ज़रूरत है तो पैसा वो देगा, जिसको बोलते हैं सब्सिडी बोलते हैं, अनुदान यानी कि सब्सिडी। ये बोला गया है 275 में बोला गया है। आर्टिकल नंबर 283, इसमें क्या बोला गया, संचित निधियाँ, आकस्मिकता निधियों तथा लोक लेखा में जमा धनराशि की अभिरक्षा। इसमें बोला जो संचित निधियाँ यानी कि जो पैसे जमा किए गए, जो हमारा जो क्या उसको बोलते हैं, खजाना जो बोलते हैं, राष्ट्रीय खजाना, उसी को बोलेंगे संचित निधियाँ, ठीक है। तो इसमें जिक्र है संचित निधियाँ और आकस्मिकता निधि, यानी कि इमरजेंसी के लिए जो पैसा रखा गया, तथा लोक लेखा में द्वारा जमा धनराशियों की अभिरक्षा। साथ में लोक लेखा द्वारा जो जमा धनराशि उसका अभिरक्षा नहीं कि रक्षा के बारे में जिक्र है, कि उसको ठीक से रखा गया है कि नहीं। अभिरक्षा के बारे में कहाँ जिक्र है, आर्टिकल नंबर 283 में इसका जिक्र है, याद रखना। संचित निधियों के बारे में आकस्मिकता निधि यानी कि इमरजेंसी कंडीशन वाले जो पैसे हैं, साथ में लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा, आर्टिकल नंबर 283, ठीक है। 286 में क्या बोल रहा है, आर्टिकल 286 में बोल रहा है कि वस्तुओं के बिक्री अथवा खरीद पर कर आरोपण यानी टैक्सेशन पर प्रतिबंध है, यानी कोई अगर वस्तु आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसका बाद कहाँ बोला गया, 286 में बोला गया, अगर कोई वस्तु आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उसका उस पर टैक्स प्रतिबंधित है, टैक्स प्रतिबंधित, टैक्स पे मना है, ठीक है। जो जितना लिखा हुआ उतने पे आप बेचोगे, यानी कि आप अपने से खुद से टैक्स लगा के बेचोगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो बस वही लिखा है, वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर टैक्सेशन पर प्रतिबंध है, वो बोला गया है। अब पता नहीं 286 में आप देख लीजिए डिटेल्स में क्या है, इसमें ध्यान देना होगा। ऐसे तो सेंट्रल तो लगाता ही है टैक्स, लेकिन बड़ा वस्तु की बिक्री तो खरीद पर नहीं लगेगा। अब कोई बड़ा वस्तु आप खरीद रहे हो और डायरेक्ट बेच रहे हो तो उसमें थोड़ी लगेगा, नहीं लगता, ठीक है। जैसे बहुत सारा चावल आ गया, एक ट्रक चावल आ रहा है, ये आ रहा है, तो सारे पर टैक्स थोड़ी लगाया जाएगा, इतना ऐसा नहीं होता। यानी खरीद और बिक्री पर टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, ये भी लोग बोला गया, 286 में बोला गया। लेकिन कुछ ही मामले होंगे, आपको ध्यान देना होगा, उसमें जाकर डिटेल से पढ़ना होगा। आर्टिकल नंबर 287 बोल रहा है बिजली पर कर का छूट है, ये बिल्कुल है,
आप कभी देखा है आपने कि टैक्स लगता है आपको बिजली पे? कभी नहीं लगता। तो ये बिजली पर करों की छूट यानी टैक्स की छूट है। आर्टिकल नंबर 287 बोला जाता है। आर्टिकल नंबर 289 क्या बोल रहा है? 289 में बोला किसी राज्य की संपत्ति या आय का संघीय करारोपण में छूट। यानी कोई राज्य के पास अगर पैसा है, यानी जो संपत्ति है, राज्य की संपत्ति है, या जो राज्य कमा रहा है, राज्य भी तो कमाता है, ऐसा है थोड़ी है। राज्य का अपना संपत्ति है, राज्य भी पैसे कमाते हैं। तो वह जो राज्य की संपत्ति है, जो राज्य का आय पर क्या होगा, टैक्स की छूट होगी, यानी कि टैक्स नहीं लिया जाएगा। जो राज्य कमाएगा, जो राज्य की संपत्ति है, उस पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, ये बोला गया कहाँ? 289 289 आर्टिकल में बोला गया। 290 में क्या बोला गया? कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन, यानी कि पेंशन के बारे में से रिलेटेड कुछ है, कुछ व्यय यानी कुछ खर्च और पेंशनों के संबंध में क्या है, समायोजन के बारे में जिक्र कहाँ है? आर्टिकल नंबर 290 में जिक्र है। यानी पेंशन वगैरह के बारे में जिक्र कहाँ होगा? आर्टिकल नंबर 290। नेक्स्ट अनुच्छेद कौन सा होता है? ये 292 नंबर अनुच्छेद। इसमें क्या बोल रहा है? भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार के बारे में। भारत सरकार, ऐसा भी तो नहीं कि सरकार अपने आप चल रही है, इसमें होता है कि भारत सरकार भी उधार लेता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक देता है, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं जो क्या करता है, देश को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यार भारत सरकार द्वारा जो लिए गए उधार हैं उसका जिक्र कहाँ है? तो आर्टिकल नंबर 292 में। वही अनुच्छेद नंबर 293 में क्या जिक्र है? ये राज्यों द्वारा दिया गया लोन है, लिया गया लोन है। राज्य भी क्या करता है? लोन लेता है। समझ में आया? सरकार भी ले सकता है, राज्य भी ले सकता है। तो राज्य जो लेता है लोन उसका जिक्र कहाँ है? 293 में। और जो सरकार लेती है लोन उसका जिक्र कहाँ है? 292 में। तो ये सारे आर्टिकल आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा हुआ कि राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय संसद को राज्य की सूची का कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य की सहमति से भी संसद द्वारा सूची कानून बनाया जा सकती है। देखो यहाँ पे लिखा जो आपातकाल पड़ेगा, यानी कि जो इमरजेंसी कंडीशन, इससे पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर पढ़िए। देखिए यहाँ पे लिखा हो कि अगर आपातकाल लगता है तो क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य में, है कि नहीं? अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो जितने भी राज्य सूची हैं उस पर क्या हो सकता है? संसद कानून बना सकता है। यानी कि राष्ट्रीय शासन मतलब राष्ट्रपति शासनकाल के दौरान संसद को फुल पावर है कि वो राष्ट्र से रिलेटेड जो भी विषय होंगे इस पर कानून बना सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है, जो राष्ट्र से रिलेटेड रहेगा फिर भी, क्योंकि लग गया है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, एक कंडीशन और है कि राज्य की सहमति है। राज्य अगर नॉर्मली चाहता है कि सर कानून बनाइए अब मेरे लिए, यानी कि राज्य की सहमति से भी संसद अपना कानून बना सकता है। याद रखना, अगर राज्य बोल रहा है कि जो हमारे राज्य सूची है उस पर रिलेटेड आप कानून बना दीजिए, संसद को बोल रहा है, तो संसद क्यों नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। यानी कि नॉर्मली भी बना जा सकते हैं, और लेकिन अगर इमरजेंसी पड़ता है तो बिना पूछे बनाएगा सेंट्रल, है कि नहीं? और ऐसे है कि सहमति से भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा होगा संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत, यानी कि जो सेंट्रल है पैसा कैसे कमाता है, यानी कि राजस्व यानी कि टैक्स से। वही बात है, राजस्व ले रहा है हमसे, सरकार कैसे काम कर रही है? संघ सरकार खर्चे कैसे उड़ रहा है? हम लोग का टैक्स उड़ रहा है, जुड़ रहा है कि नहीं? तो ये हो रहा संघ द्वारा प्रमुख राजस्व स्रोत, यानी कि कैसे कमाता है सेंट्रल, जो पैसा कहाँ से लाता है। कुल मिलाकर ये बात है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ से लाता है। पहला तो वो निगम कर लेता है। निगम कर मतलब शहरों में जो कर लगता है उसको बोलते हैं निगम कर, नगर निगम पढ़ते हो ना, वही है। तो निगम कर, फिर लगाए जाते हैं सीमा शुल्क लगाए जाते हैं। देखो कभी किसी दूसरे राज्य में जाते हो तो हो सकता है, या टोल टैक्स वगैरह जो होता है उसी को बोलते हैं। ये सारे सीमा शुल्क है। सीमा शुल्क किसके द्वारा लगता है? ये आप देखते हो ट्रक वगैरह वाले लोग देते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया निगम कर, सीमा शुल्क हो गया, निर्यात शुल्क होता है। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपदा पे क्या होता है? कर लगाए जाते हैं। अन्य संपदा शुल्क हो गया, विदेशी ऋण हो गया, रेल हो गया, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार। ये सारे से पैसा कमाता है कौन? हमारा सेंट्रल, यानी कि हमारा जो संघ है, संघ के प्रमुख है राजस्व स्रोत ये सारे एकदम ध्यान में होना चाहिए। फिर से एक बार पढ़ ले रहे हैं। निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार। यहाँ से कौन पैसा कमाएगा? सेंट्रल। अब आते हैं राज्य की बात। राज्य कहाँ से पैसे कमाएगा? तो देखो राज्य पैसे कहाँ से कमाता है? व्यक्ति कर यानी लोगों से लेता है, पर्सनल टैक्स लेता है। व्यक्ति कर हम लोग जितना कमा रहे हैं हम लोग टैक्स देते हैं, राज्य को देते हैं कि नहीं? तो यार व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, कृषि भूमि पर भी कर लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता। अगर बड़े बड़े पानी पर आप कृषि कर रहे हो तो कृषि भूमि पर भी कर लगाया जाएगा राज्य के द्वारा। तो व्यक्ति कर, कृषि भूमि कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशुओं तथा नौका आयन पर कर, साथ में विक्रय कर एवं वाहनों पर चुंगी, यानी कोई चीज़ बेचते हो तो उस पर भी टैक्स दिए जाते हैं राज्य को। साथ में वाहनों पर चुंगी दिया जाता है, उस कर ही दिया जाता है। नहीं देखते कि वाहन के द्वारा छोटे मोटे पैसे लिए जाते हैं, कहीं पुल पे तो कहीं यहाँ वहाँ, तो उसी को बोलते हैं वाहनों पर चुंगी। उसी को बोल सकते हैं वाहनों पर कर। ये कमाता है, यहाँ से कमाता है हमारा राज्य सरकार, यहाँ से पैसे कमाता है, सोच लो।
नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि केंद्र एवं राज्य के बीच मध्य विवाद को सुलझाने के लिए 4 आयोग बनाए गए थे। देखो अब माना कि सेंट्रल और राज्य लड़ गए आपस में, तो उसके लिए भी तो कोई सुविधा होनी चाहिए कि नहीं। तो क्या बनाया गया, 4 आयोग बनाए गठित किए गए। पहला जो उसको बोलते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग, जो जनरली कौन देगा, प्रशासन को देखेगा, प्रशासनिक सुधार आयोग, सॉरी। और सेकंड है राजमन्नार आयोग, राजमन्नार आयोग। फिर है भगवान सहाय समिति, और चौथा है सरकारिया आयोग। ये सारे आयोग बनाए गए हैं किस लिए, जब दोनों के बीच में अगर लड़ाई होता है तो ये सारे आयोग विवाद को फिनिश करेंगे, विवाद को ख़त्म करेंगे। चारों आयोग का नाम पता होना चाहिए सिर्फ, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति, और चौथा है सरकारिया आयोग। ठीक है, अब आगे बोल लेते हैं। बस 2 पॉइंट्स ही हैं जो आपको सिर्फ पता होना चाहिए, सिर्फ नाम पता होना चाहिए और कैसे है। जो सरकारिया आयोग आया था, कब आया था, ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए। तो ये लाया गया था 1983 में लाया गया था। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति, उसमें उच्चतम न्यायालय के जो आयोग बनाए जाते हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये न्यायालय द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो देखा गया सरकारी आयोग का गठन हुआ था 1983 में हुआ था। और उस समय याद रखना है कि न्यायाधीश कौन थे उच्चतम न्यायालय के, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे, RS सरकारिया थे, उन्हीं के नाम से ही बनाया गया सरकारिया आयोग। RS सरकारिया क्या अध्यक्ष बनाया गया था। उसमें जो स्टार्टिंग में 3 सदस्य को चुना गया था, बाद में फिर 2 सदस्य और अड़े हुए थे। तो याद रखना सरकारी आयोग का गठन 1983, और जज का सिर्फ आप नाम याद रखिएगा, न्यायाधीश का नाम क्या था, RS सरकारिया, RS सरकारिया। नेक्स्ट जो आया था पुंछी आयोग, पुंछी आयोग आया था कब, अप्रैल 2007 में लाया गया था पुंछी आयोग। और उसमें न्यायाधीश याद रखना कौन थे, तो मदन मोहन पुंछी थे, मदन मोहन पुंछी, उसी के नाम से आया पुंछी आयोग, अप्रैल 2007। बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखनी थी। ठीक है, तो ये हमारा फिनिश हो गया 22 नंबर टॉपिक, जिसका नाम था केंद्र एवं राज्य संबंध। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।